सर डीडीओ का पद ऐसे सुनने में बहुत बड़ा लगता है, तो इस पद की जिम्मेदारी क्या है? सर प्रशासनिक सफर की जो शुरुआत थी आपकी वो स्टार्टिंग कहाँ थी? 2019 बैच मुझे मिला है आईएएस के अंदर। और जमीनी स्तर पे जो सुजलम सुफलम योजना है, मनरेगा की योजना है, तो वो सारी योजनाएं सर कितनी जमीनी तौर पे हकीकत में उस चीज का महत्व है और किस तरीके से उस चीज को लोगों तक पहुंच। सिस्टम उसको चेक कर लेता है कि इतने लोग हैं या नहीं हाजिर वैसे, और अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की गई है। तो हम किसी भी सिस्टम में 100% एलिमिनेट तो नहीं कर सकते चांस ऑफ मतलब विलिंग फूड फ्रॉड और ऐसा, पर उसको काफी कम कर सकते। सर आयुष्मान भारत और ये मिड डे मील की जो योजना है असल में कितना सर कारगर? ये दो तो वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल योजना में मैं गिनूं। गोचर एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बन के रह चुका है। सर ऐसे कुपोषण के जिले में कितने मामले आते हैं और कुपोषण के सामने फाइट करने के लिए सरकार किस तरीके से करती है? 1.5 साल के अंदर 60% मेल न्यूट्रिशन कम कर दिया। आज की तारीख में वो आंकड़ा 750 पे आ गया है। जो किशोरावस्था में जो गर्भपात होते हैं, गर्भधारण होते हैं सर, टीनेजर प्रेगनेंसी, सर उसके वलसाड़ जिले में कितने केसेस? वलसाड़ जिला मतलब न्यूमेरिकली हाईएस्ट नंबर ऑफ टीनेज प्रेग्नेंट मदर्स आर फ्रॉम वलसाड़। तो उनके जो सरपंच पति है वही सरपंच होते हैं एक्चुअली। पति का सुना होगा मैंने, तो सरपंच, दामाद, सरपंच, भतीजे ऐसे भी देखे हुए हैं मतलब ऐसा। ये फिर हमारे पास अलग अलग टूल्स अवेलेबल। तो सर राजस्थान तीखे के मामले में जाना जाता है और गुजराती है मीठे के मामले में। तो सर क्या कॉम्प्लिकेशन आती है घर में दाल मीठी बन? किसी भी राष्ट्र का विकास तभी संभव है जब उस राष्ट्र के हर एक गांव उन्नत हो, और उस गांव को उन्नत बनाने के लिए जिला गांव वहीवटी प्रशासन अच्छे से कार्य कर रहा हो। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं वलसाड़ जिला विकास अधिकारी श्री अतिराग चापलोट सर। सर स्वागत है आपका। थैंक यू फॉर हैविंग मी। सर आपका जन्म महाराष्ट्र में रहा, शिक्षा राजस्थान में रही और कर्मभूमि गुजरात है, तो सर क्या अंतर है तीन राज्यों के बीच में? कल्चरल थोड़ा बहुत और भाषा का अंतर रहता है, पर देखा जाए तो एट द एंड सभी भारतीय हैं। तो मेरा एजुकेशन भी इन 3 स्टेट्स के अंदर में रहा है। जैसे प्राइमरी शुरू का एजुकेशन राजस्थान में था, फिर सीए इंटर मैंने अहमदाबाद गुजरात से ही किया है, सीए फाइनल वापस में महाराष्ट्र मुंबई गया, और अब जर्नी वापस रिवर्स हो गई है कि मैं वापस गुजरात आ गया हूँ। पर ये दोनों स्टेट्स नेबरिंग स्टेट है, कल्चर काफ़ी मिलता है। अभी हम जिस जिले में हैं, महाराष्ट्र की बॉर्डर लगती है 2 साइड से, नासिक और पालघर, तो कई जगह मराठी भी बोली जाती है, तो काफ़ी अपनापन भी लगता है। और तीनों स्टेट में अपना अपना एक अलग अनुभव रहा, पर एट द एंड ऑफ द डे तीनों स्टेट्स प्राउडली इंडियन है और तीनों स्टेट्स अपनी अपनी तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सर प्रशासनिक सफर की जो शुरुआत थी आपकी वो स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी सर? 2019 बैच मुझे मिला है आईएएस के अंदर। तो उसके बाद प्रोबेशन जो मेरा था वो सूरत डिस्ट्रिक्ट में हुआ, तो आप उससे शुरुआत कह सकते हैं। पर उसमें पूरा हम कलेक्टर के अंदर रह के काम सीखते हैं। हमको दैनिक कलेक्टर की दिनचर्या, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाना होता है, जिला वहीवटी तंत्र के अंदर कितने कितने डिपार्टमेंट्स, कितने कितने अलग अलग विभाग, कितने कितने ब्रांचेस सब आती है, उसमें मालूम पड़ता है। वो टाइम कोरोना का समय था, तो सर के अंडर काफ़ी सीखने को मिला। और उन्होंने मुझे फिर कोरोना का टाइम था तो काफ़ी इंडिपेंडेंट ड्यूटी भी दी, तो वो करने में भी काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक अनुभव हुआ। फिर उसके बाद मेरी फर्स्ट पोस्टिंग जो थी उसके बाद एज ए सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और असिस्टेंट कलेक्टर, वो मेरी भुज में हुई। भुज कच्छ, जो कच्छ लगभग इंडिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, 46,000 स्क्वायर किलोमीटर्स के आसपास एरिया है, और उसके अंदर सबसे बड़ा सब डिवीजन है भुज। तो उसमें साथ में एडिशनल चार्जेस भी मिले, सीईओ ऑफ भुज एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी और सेक्रेटरी ऑफ रणोत्सव कमेटी, जो व्हाइट रण का फेस्टिवल होता है, आप तो सब सुनते हैं वहाँ पे नवंबर से फरवरी के बीच। तो वो टाइम पे मुझे सबसे ज़्यादा सीखने को मिला। तो वो मेरी प्रशासनिक जो जर्नी है उसकी शुरुआत मैं वहाँ से गिनूंगा। सर डीडीओ का पद ऐसे सुनने में बहुत बड़ा लगता है, तो इस पद की जिम्मेदारी क्या है? डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर जो है, ये पद गुजरात पंचायत एक्ट के अंदर बनाया गया है। तो बेसिकली पूरे जिले में जितनी रूरल बॉडीज है, जितने अपने गांव हैं, उनके ऊपर तहसील होती है, जिनको यहाँ तालुका बोलते हैं, और तालुका के ऊपर पूरा जिला आता है। तो तीनों स्तर पे पंचायत होती है। ये 3 स्टेज पंचायती राज सिस्टम भारत के संविधान में लिखा गया। संविधान जब संशोधन हुआ तो उसके बाद में ये तीनों पंचायतों का जो सुपरविजन और पूरा कंट्रोल है वो जिला विकास अधिकारी यहाँ पे जिला पंचायत का एज ए सेक्रेटरी रहते हुए करता है। और जितना भी ग्राम विकास की योजनाएं हैं, प्लस जो सूची अनुसूची में डेलीगेट की गई है पंचायतों को, जैसे कि प्राथमिक आरोग्य, प्राथमिक शिक्षण, फिर खेतीबाड़ी हो गया, पशुपालन हो गया, मत्स्योद्योग हो गया, ऐसी कई सारी चीजें हैं जो पंचायत को डेलीगेट की गई है। तो वो सारा का सारा डीडीओ के कार्य क्षेत्र में आता है। इनका मैन पावर मैनेज करना, हर गांव में बराबर टाइम से सर्विस मिल रही है नहीं वो देखना, सरकार की जो योजनाएं हैं जो गांव तक जानी चाहिए
वो टाइमली वहाँ पर पहुँच रही है, वहाँ के लाभार्थी उसको उसका लाभ सही से ले पा रहे हैं, खाता उनका खुल चुका है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर उनके खाते में डायरेक्टली हो रहा है। ये सारी चीज़ों का जो पूरा होता है वो पूरा जिला विकास अधिकारी गुजरात में देखते हैं। सर, जैसे कि हमेशा जो भी योजना है वो सिर्फ कागजों पर लिखी जाती है, बोली जाती है, तो सर उस बात में कितनी हकीकत और सच्चाई है? और जमीनी स्तर पे जो सुजलम सुफलम योजना है, मनरेगा की योजना है, तो वो सारी योजनाएं सर कितनी जमीनी तौर पे हकीकत में उस चीज का महत्व है और किस तरीके से उस चीज को लोगों तक पहुंचाया जाता है? योजनाएं शुरू तो कागजों से ही होती है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो सबसे पहला एक्ट होता है वो एक्ट आता है, उसके बेसिस पे विधानसभा कुछ या फिर भारत की लोकसभा जो है वो कोई ना कोई एक्ट निकालती है, उसके अंदर रूल्स आते हैं, फिर योजना का पूरा एक आता है कि इसको कैसे क्रियान्वित करना है नीचे, तो चालू वहां से होता है। पर अब क्योंकि अपना पास आधार वाला सिस्टम है, बैंक वाला सिस्टम है और मेजोरिटी योजनाओं में अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर नीचे हो रहा है, तो अब वो वाली बात की योजना कागजों पर है वो इतनी नहीं होती। ये बात सच्ची है कि हम अपने अपने कई दिन हमारे आए दिन इंक्वायरीज भी आती है यहाँ पे कि नीचे कुछ हो रहा है, तो नीचे अभी भी कुछ कुछ योजनाओं में कई एंड पर कुछ मिसचीफ लोग करते हैं, भ्रष्टाचार का कोई रास्ता, कोई लूपहोल ढूंढने के हिसाब से। बट अब लोग अलर्ट हैं, हमारे पास कई सारे, जैसे ही होता है कुछ भी नीचे तो कई सारे एक्टिविस्ट हैं, कई सारे ग्राम पंचायत के एक्टिव मेंबर हैं, वो आकर हमें अलर्ट कर देते हैं, तो ये उससे मतलब काफी चीजें कंट्रोल में आ जाती है। पर योजना, आपने जो योजनाओं का नाम लिया सुजलाम सुफलाम, तो गुजरात के लिए तो बहुत ही बेनिफिशियल एक साबित हुई है, क्योंकि मेरे को वलसाड डिस्ट्रिक्ट का कम आइडिया है, मैं यहाँ पर डीडीओ में डायरेक्टली हमारे अंडर नहीं आती। सुजलाम सुफलाम में बेसिकली जो बारिश का समय होने वाला होता है उससे पहले वाले जो लीन मंथ्स होते हैं, अप्रैल मई जून, उस टाइम पे पानी को कंजर्व कर सके उसे स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, तालाब या फिर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर जो ऑलरेडी डैमेज हो गए उनको रिपेयर किया जाता है। तो जब मैं भुज में था तो भुज में काफी पानी का प्रॉब्लम है, क्योंकि वो थोड़ा ड्राई एरिया है, तो वहां पर काफी ऐसे बनाए गए स्ट्रक्चर्स, और कई 1-2 साल में हमने देखा कि एक आउट माइग्रेशन जो होता था पानी की कमी की वजह से, वहाँ मालधारी लोग रहते हैं जो पशुपालन का धंधा करते हैं, वो अपने गांव से बाहर जाते थे क्योंकि भैंसों को पिलाने के लिए पानी नहीं है या फिर कुछ ऐसा, तो वो इधर आते थे वलसाड़ और साउथ गुजरात साइड, क्योंकि यहाँ पे घास और पानी का कम प्रॉब्लम है। तो वो चीज हमने काफी कम होते हुए देखी, एक क्लोज टू जीरो हो गया कुछ गाँव में, क्योंकि वहां पे तालाब बन गया और पानी वहां पर आ गया। मनरेगा जो योजना है इसके अंदर कई जिलों में कई इरेगुलरिटीज डिस्कवर हुई है, कई स्टेट्स ने भी कुछ रिपोर्ट किया है। पर मनरेगा में जो खरेखर रूरल एरिया कुछ ऐसे जहाँ पर इंडस्ट्री या कुछ भी अल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं है, वहां पर कुछ वाटर वाले स्ट्रक्चर्स अगर बनाए जाए, यहाँ पर 3-4 योजनाएं मनरेगा में खास करके काफी इफेक्टिव चल रही है। जैसे कि एक आंबावाड़ी बोलते हैं यहाँ पर, वलसाड़ आम के लिए काफी फेमस है, तो मैंगो की नर्सरी करके, मैंगो क्योंकि वो विजिबल है डायरेक्टली, हम सैटेलाइट मैप से देख सकते हैं कि 2022 में क्या यहाँ आम का पेड़ था, नहीं था, 2025 में है, तो फिर वो सच में योजना वहां पर गई है, तो ऐसे डायरेक्टली वेरीफाइबल चीज है और इससे एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है लोगों को। और एक नर्सरी वाली योजना होती है, प्लांट नर्सरी उगाते हैं। फिर 3 कैटल शेड है, यहाँ पे पशुपालन काफी मोटे पाए पे होता है, डेयरी का अच्छा नेटवर्क है, तो कैटल शेड पशुओं को रखने के लिए, ये सारी चीजें इजीली वेरीफाइबल है। तो ये सारी चीजों के मामले में मनरेगा अच्छा काम कर रही है, पर कुछ इसमें भी कुछ इरेगुलरिटीज की कंप्लेंट हमारे पास में आती है कि घोस्ट वर्कर्स जैसे बन गए हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार ने एनएनएमएस मतलब ये पूरा ऑनलाइन मैनेजमेंट सिस्टम हो गया है, जिससे अटेंडेंस हो गया, रोज फोटो, डेली जियो टैग फोटो जाता है, वो सिस्टम उसको चेक कर लेता है कि इतने लोग हैं या नहीं हाजिर वैसे, और अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की गई है। तो हम किसी भी सिस्टम में लाइक 100% एलिमिनेट तो नहीं कर सकते चांस ऑफ मतलब विलिंग फूड फ्रॉड और ऐसा, पर उसको काफी कम कर सकते हैं। और इसकी योजनाओं की वजह से, जैसे वलसाड़ में मनरेगा का इम्पैक्ट इतना आपको देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि वापी आ गया, उमरगाम आ गया और वलसाड़ आ गया, तो ये इंडस्ट्रियल हब्स है, तो यहाँ पे लेबर काफी अट्रैक्ट होकर आ जाता है, जो पर डे काफी हाई पैसा देता है कंपेयर टू दैट जो मनरेगा की रेट है 300-400 रुपया पर डे, वो कम है, इसके लिए मनरेगा का लेबर ही कम है यहाँ पे, इसलिए मनरेगा योजना यहाँ पर इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं करती जितना अदर ट्राइबल एरिया जैसे दाहोद है, छोटा उदयपुर है, पंचमहल है, वहां जितना होता है उतना यहाँ पर नहीं होता। पर सुजलाम सुफलाम तो हर एक क्षेत्र में काफी अच्छा उसने रिजल्ट दिया है। सर, जैसे सुजलाम सुफलाम योजना हो गई, वो जल संग्रह के लिए कहीं ना कहीं वो योजना बनाई गई है। उसी से जुड़ी एक योजना थी नल से जल योजना, कि महिलाओं को दूर तक पहले पानी भरने जाना पड़ रहा था, लेकिन आज के दिन में सरकार की नल से जल योजना की वजह से हर घर तक नल पहुंचे हैं। लेकिन सर ऐसा माना जाता है, बहुत सारे अखबारों में भी सुर्खियाँ रहती है कि नल है पर जल नहीं पहुंच पा रहा है। सर उसकी क्या वास्तविकता है?
नहीं, आपने ये ठीक कहा कि किसी किसी गांव में ये सच में प्रॉब्लम आ रहा है। बेसिकली ये जब मैं यहाँ पे ज्वाइन किया था तब मुझे कुछ यहाँ पे दो बेसिकली लार्ज ट्राइबल तालुका है, धर्मपुर और कपराड़ा। तो उसके कुछ कुछ इंटीरियर गांवों में ऐसे प्रॉब्लम आई कि यहाँ पर 2 साल पहले नल से जल का कलेक्शन दिया पर पानी नहीं आ रहा है और ऐसा। पर उसका जस्ट जो बाजू वाला गाँव है, जो जस्ट नज़दीक वाला गाँव है, वहाँ पर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर उसके आज नज़दीक वाला वहाँ पर भी प्रॉब्लम नहीं। फिर 3-4 गाँव छोड़कर अगेन कोई गाँव आता है, वहाँ पर ऐसी प्रॉब्लम है। तो हमारे में भी उत्सुकता बढ़ी कि ऐसा क्या हो सकता है कि 20-25% गाँव में ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, बाकी नहीं आ रही है। तो ये योजना का जो बेसिकली मोडस ऑपरेंडी था वो क्या था कि सरकार पूरा का पूरा कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेगी, पानी की टंकी लगाएगी, संप लगाएगी, हर गली तक, हर घर मोहल्ले तक संप लगाएगी। उसके बाद डोर टू डोर कनेक्शन भी कर देगी। उसके बाद ग्राम पंचायत के अंदर एक पानी समिति होती है, उसको उसका मैनेजमेंट टेक ओवर करना है और वो वाटर टैक्स लगाएगी हाउस होल्ड पे, वहाँ से अपनी इनकम कमाएगी। और कभी भी ऐसा मोटर जल जाती है, कुछ भी ऐसा होता है तो वो तात्कालिक उसको रिपेयर करके ताकि वो योजना चलती रहे। तो वो बेसिकली काम ग्राम पंचायतों को करना था। जो पंचायतें एक्टिव रही, जहाँ पे सरपंच और इलेक्टेड मेंबर्स और सिटीजन्स वो एक्टिव रहे, वहाँ पे वो पंचायत की योजना अभी तक काम करी। इनफैक्ट नल से जल, कुछ गांव यहाँ पे कपराड़ा के ऐसे हैं, धर्मपुर के ऐसे हैं कि नल से जल योजना तो बाद में आई, उन्होंने अपनी एक लोकल इंटरनल योजना 1997 से बना रखी है, वो अब तक फेल नहीं, वो चल रही है। उनके पास इमरजेंसी का 50,000 रुपया फंड भी पड़ा हुआ है, कभी भी मोटर बिगड़ी या टंकी में लीकेज हुआ तो रिपेयर करवा देते। कुछ कुछ में ऐसे केस सामने आए कि जो हैंड ओवर हुआ था ग्राम पंचायतों को वही प्रॉपर नहीं हुआ। तो वहाँ पे हम इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, और अभी ये योजना को जल्दी से जल्दी चालू करके हम ट्रेन कर रहे हैं गांव वाले लोगों को कि उन्हीं लोगों को अब आगे जाके मैनेज करना है। तो उनमें से कोई बोर ऑपरेटर बन जाएगा, उसको सैलरी देगी पंचायत, और उनमें से कोई रिपेयर वाला करेगा तो उसको भी इनकम जनरेट हो जाएगी और सबको पानी मिलता हो जाएगा। तो काफ़ी, पर इस योजना से ऑलरेडी काफ़ी वाटर का जो स्ट्रेस था वो तो काफ़ी कम हो गया है। लेकिन कुछ कुछ गाँव में जो प्रॉब्लम आ रही है वो भी ऐसे धीरे धीरे प्लान वे में करके। सर, आयुष्मान भारत और ये मिड डे मील की जो योजना है असल में कितना सर कारगर साबित होती हुई दिखती है? ये दो तो वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल योजना में मैं गिनूंगा, क्योंकि देखो मिड डे मील का एक एम था, मतलब किसी भी योजना को आप देखिए तो क्यों लाई गई और एट द एंड उसका ऑब्जेक्टिव क्या था लाने के लिए, उसके सामने उसको मेजर करना चाहिए। तो मिड डे मील का एक ऑब्जेक्टिव ये था, 2 ऑब्जेक्टिव थे। पहला तो न्यूट्रिशियस फूड जाना चाहिए ताकि माल न्यूट्रिशन के आंकड़ों में घटाड़ा आ सके, तो उसको हम घटा सके। स्टंटिंग, फिर वेस्टिंग, अनीमिया, ये सारी चीजें कम होनी चाहिए। फिर सेकंड जो चीज़ थी कि हमको ड्रॉप आउट और लो अटेंडेंस कम करना था, ताकि कम से कम बच्चे खाने न्यूट्रिशियस फूड के लिए स्कूल में आ रहे हैं तो पढ़ के जाएंगे तो कुछ न कुछ एडिशनल उनका मेंटल डेवलपमेंट होगा और कुछ न कुछ नई स्किल सीखेंगे। तो ये चीज़ के मामले में आप देखिए तो 20 साल के अंदर हमारा 5th तक का प्राइमरी ड्रॉप आउट रेशियो क्लोज टू 0 हो चुका है। उसके बाद में जो हो रहा है वो सेकेंडरी लेवल्स पे जो हो रहा है वो भी उसका घटता जा रहा है दर, जो ड्रॉप आउट का है। फीमेल एजुकेशन का एनरोलमेंट 100% हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे गुजरात में कन्या केलवनी और प्रवेशोत्सव की वजह से काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस फैल गई, तो वो एनरोलमेंट काफ़ी अच्छा है। तो मिड डे मील का तो उस मामले में सक्सेस है। जो आपने दूसरा आयुष्मान कार्ड का बोला, ये तो रिसेंट की ही योजना है, जहाँ पे हम टर्शरी केयर का जो पैसा होता है वो सरकार रिफंड करती, कैशलेस ट्रीटमेंट वो करा सके। भारत सरकार का 5 लाख का अमाउंट है और गुजरात सरकार 5 लाख अलग से देती है, तो 10 लाख रुपए तक का इसमें कैशलेस मिलता है। अभी इसका एक एग्जांपल मैं देता हूँ क्यों सक्सेसफुल इसको मान सकते हैं, कि गुजरात सरकार के एम्प्लॉइज ने गुजरात सरकार को रिक्वेस्ट किया कि ये योजना में इतना अच्छा सहाय नीचे मिल रहा है, लोगों को ट्रीटमेंट फ्री हो रहा है, जाने बच रही है, कि ये योजना गुजरात सरकार के अधिकारियों पर भी एक्सटेंड कर दी जानी चाहिए। और ये लगभग 2 महीने पहले की बात है कि गुजरात सरकार ने उसको अपनी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए भी एक्सटेंड कर दिया, बिकॉज कहीं ना कहीं वो अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स जो हैं वो इस योजना में ज्वाइन हो चुके हैं। उसके अंदर कुछ 1-2 बड़े बड़े डिसरप्शंस भी आए थे, क्योंकि कुछ केसेस जानने को मिले थे जहाँ पे जानबूझ करके किसी हॉस्पिटल ने फ्रॉड किया हो, मतलब ऐसा। उसके लिए भी गवर्नमेंट ने फिर काउंटर रेमेडीज निकाली है कि कैसे उनकी चेकिंग होनी चाहिए, कैसे क्लेम्स चेक होने चाहिए, और एक अपर लिमिट सेट कर दी कि डिमांड बेस्ड नहीं होनी चाहिए ये, मतलब कि डिमांड क्रिएट करके हॉस्पिटल वो कर रहा है ट्रीटमेंट, ऐसा नहीं होना चाहिए। खरेखर जिस पेशेंट को नीड है वो हॉस्पिटल गया, उसका ट्रीटमेंट हो और सरकार ने उसको दिया, ऐसा होना चाहिए। तो जब तक ये सिनेरियो रहेगा तब तक आयुष्मान भारत जो है वो आई थिंक वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट कैशलेस इंश्योरेंस स्कीम जो बोल सकते हैं आप, वो मैं गिन सकता हूँ इसको। सर, जहाँ पंचायती राज की बात हो रही है, ग्राम पंचायत की बात हो रही है, अब उसी में सर गोचर एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बन के रह चुका है। तो उसको वहीवटी प्रशासन, जो गोचर के ऊपर अतिक्रमण हुए उसके ऊपर वहीवटी प्रशासन किस प्रकार से काम कर रहा है? गोचर यानी देखो, अपना जैसे टेक्निकल टर्म है कि वो गुजरात लैंड रेवेन्यू कोड से आती है कि कैटल के लिए जो जगह है, उनके चरियाण के लिए जगह है, या फिर
कोई कैटल ने दूध देना बंद कर दिया है तो उसको वहाँ पर रखने के लिए जो जगह है उसको गोचर बोला। ये अपने एल्डर्स का एक सदियों से चला आ रहा है था कि गांव में एक जगह वो लोग नक्की करते रखते थे कि यहाँ पे ढोर को चराने के लिए लेकर जाएंगे और कोई ढोर ने अगर दूध देना बंद कर दिया, ये कर दिया, उसकी देखभाल नहीं हो सकती तो उसको चरियाण वाली जगह पे रखेंगे, मतलब वहाँ पर। अब हुआ ये है कि कुछ जो अतिक्रमण हुआ है वो भी जैसे 2 फेज में हम गिने कि किसी के पास रहने कोई जमीन नहीं थी तो किसी ने अपना कच्चा झोपड़ा उस पर बांध लिया और वहाँ पे 30-40 साल से रह रहा है। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले अल्टरनेट लैंड ढूंढते हैं। गुजरात रूल्स ऐसा बोलते हैं कि आपको ऐसा कोई भी लैंडलेस लाभार्थी है तो उसको 100 स्क्वायर मीटर तक का एक प्लॉट दिया जा सकता है और फ्री ऑफ कॉस्ट, और उसके अंदर वो अपना घर बांध सकता है पीएम आवास योजना के अंदर सहाय लेके। तो ऐसे 4-5 गांव बड़े हमने आइडेंटिफाई किए जहाँ पे प्रश्न था, वहाँ पे अल्टरनेट हमने जमीन बुक की और उनको प्लॉट दिए ताकि वो लोग गोचर से अपना दबाण खुद हटा ले, क्योंकि रहने के लिए कोई आदमी मजबूरी में वहाँ पे रह रहा है तो बात अलग है। दूसरा होता है कोई किसी ने विलिंगली जाकर दबाण से अपना कमर्शियल या किसी नेचर का किया है तो उस केस में तो काफ़ी स्ट्रिक्ट हैंड से हमको डील करना पड़ता है, जरूर पड़ती है। अगर गांव का विरोध होता है तो हम पुलिस बंदोबस्त भी लेकर जाते हैं। लास्ट ईयर हमने 2 गांव के अंदर ऐसा बड़ा एक इवेंट किया, इस साल भी हमने 2 गांव में किया कि पुलिस बंदोबस्त के साथ पूरा का पूरा दबाण फिर गोचर का क्लीन किया जाता है। तो उसमें जिस गाँव से हमको सपोर्ट मिलता है वहाँ ईजी हो जाता है, जिस गाँव से ही सपोर्ट नहीं मिलता तो वहाँ पे हमको आगे जाके तालुका के थ्रू एक्शन लेके करना पड़ता है। बेसिकली गोचर को मैनेज करना ग्राम पंचायत की जवाबदारी होती है, जहाँ पे सरपंच बॉडी और सिटीजन्स एक्टिव है, कोई जानते हैं कि इसने फ्रॉड्यूलेंटली दबाण कर दिया है, वहाँ पे वो लोग खुद ही उसको क्लीन कर लेते हैं। पर अगर कोई बॉडी मिल जाती है या कुछ ऐसे ही लोग मिल जाते हैं तो फिर कंप्लेंट हमारे तक आती है और हम तालुका के थ्रू पुलिस बंदोबस्त लेके फिर उसको क्लीन करते हैं। पर ये बड़े स्केल का मुद्दा है और उसको जो है कभी कभार हमको फोर्स लेकर दूर करना पड़ता है। सर, जैसे कि देखा जाए कि उमरगाम तालुका में इस चीज़ का बहुत मुद्दा है कि जैसे गाय रात को सड़कों पे रहती है, मतलब 200-200 300-300 गाय लॉट में दिखेगी आपको। इंसान को गाड़ी लेके रास्ता जाने का नहीं रहता है। कितने ऐसे फैटल एक्सीडेंट होते हैं गायों की वजह से जो रात को लोगों को दिखता नहीं और वो एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। तो सर, ये जो चीज़ है, और दूसरी चीज़ ऐसा है कि गायें रास्ते पे कचरा खाते हुए भी हमें उस एरिया में बहुत ज़्यादा दिखती है। तो सर, इसका जिम्मेदार कौन है और इस चीज़ के ऊपर कौन कदम उठाएगा कि ये गाय को अपना जगह, अपना ठिकाना मिले, कि गाय चारा कहीं मिले, उसकी जगह वहाँ पे क्लीन मिले उसको चारे जैसे? जिम्मेदारी आपने पूछी तो सोसाइटी एट लार्ज जो है, बेसिकली पूरे गांव की जिम्मेदारी है कि गांव का जो पशुधन है वो कैसे मैनेज करना है। वो ग्राम सभा के अंदर लोग बैठ के डिसाइड करें कि हमारे गांव में गोचर जमीन है, इसका कैसे हम लोग डेवलप करेंगे और कहाँ पे ऐसे ढोर को रिसेटल करेंगे। और दूसरा आपने बोला, ये खास करके जो प्रॉब्लम होती है ये बारिश के टाइम ज़्यादा होती है, क्योंकि बारिश के टाइम नॉर्मल फील्ड्स में क्या पानी भर जाता है तो कीचड़ हो जाता है और वहाँ पे वो लोग बैठ नहीं सकते, मतलब गाय भैंस कोई भी है वो क्या करती है, सूखी जगह ढूंढती है। और बाय एंड लार्ज रोड जो होती है वो सूखी होती है तो इसके लिए वो रोड पर आकर बैठ जाते हैं। तो ये 4 महीने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम सुनने को मिलता है। इसका इलाज 2-3 है, मतलब सबसे बड़ा तो गवर्नमेंट ने जो मुख्यमंत्री गौ माता पोषण योजना निकाली है उसके अंदर हर गाय के लिए पर डे 30 रुपीज़ गवर्नमेंट दे रही है पर डे। तो उसके ऊपर वो कई सारे ऐसे वॉलंटरी इंस्टीट्यूशंस खुल गए जो बड़ी बड़ी गौशाला बांधते हैं, फिर वहाँ से वो कैटल्स लेते हैं और उनका रख रखाव करते हैं। गवर्नमेंट इनको सब्सिडी देती है और इक्विवेलेंट वो इतना पैसा डोनेशन से भी लेते हैं। तो ऐसी लगभग वलसाड़ में आई थिंक 30 to 40 से ज़्यादा गौशाला ऐसी खुल चुकी है जो ऐसे पशु को लेकर कर रही है। तो उसमें प्रोविजन अब ऐसा भी डाल दिया है कि कोई भी पशु को लेने से ना करे तो उसकी हम सहाय बंद कर सकते हैं ऐसा। तो एक कदम ये उठा लिया है। दूसरा ये है कि एक ट्रीटमेंट होता है सेक्स सिलेक्टिव टेस्टिंग करके उसका फर्टिलाइजेशन किया जाता है, ताकि क्या 90% से ज़्यादा केस में फीमेल काऊ ही पैदा हो काऊ को। तो क्या होगा कि वो क्योंकि फीमेल ही दूध देती है तो इसके लिए उसकी इनकम उसी से आएगी। तो अगर मेल आ गया तो अगेन वो फिर वो कैटल का पॉपुलेशन रोड पे बढ़ाएगा। तो सेक्स सॉर्टेड सीमेन जो है ये 2-3 ऑर्गेनाइजेशन और गुजरात गवर्नमेंट ये काफ़ी लंबे स्केल पर इसको कर रही है ताकि वही कम हो जाए। पर फाइनली एट द एंड ऑफ द डे कि पशुपालक जो हैं उनका जो कम्युनिटी पूरी की पूरी है और नगर पालिका या फिर ग्राम पंचायतें हैं उनके अंदर गोचर की ज़मीनें हैं, वहाँ पर बना के रिसेटल करें और ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है उनके साथ अच्छे टाई अप में काम करेंगे तो फिर हम इसको प्रॉब्लम को दूर कर पाएंगे। बाकी बहुत बड़ा प्रॉब्लम। सर, वलसाड़ जिले में नारगोल, संजान और सरोंडा ऐसे कई सारी जगह है कि जहाँ पे पारसी इतिहास की कुछ कृतियाँ आज भी देखने को मिल रही है। तो वहीवटी प्रशासन इसको संभालने के लिए, सजोए रखने के लिए और आने वाले वक्त में टूरिज्म के नज़रिए से उसको डेवलप करने के पीछे क्या सोच रहे हैं? नारगोल तो काफ़ी अच्छा एक बीच डेस्टिनेशन यहाँ पे बन चुका है। हज़ारों प्री वेडिंग मूवीज़ हर साल वहाँ पे शूट होती है।
उदवाड़ा काफ़ी पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, लोग वॉक के लिए जाते हैं, वॉकवे काफ़ी अच्छा है वहाँ पर। और गुजरात सरकार ने उसको एक डेवलपमेंट अथॉरिटी का भी दर्जा दिया है और वहाँ पे कुछ डेवलपमेंट प्लान्स भी अभी अप्रूव होने वाले हैं जिससे उदवाड़ा का डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा हो सके। संजाण जो है वहाँ पे संजाण में स्तंभ आता है जहाँ पर बेसिकली पारसी लोग जब ईरान पर्शिया से आए थे तब उनको यहाँ पे राजा ने शरण दी थी और उसके बेसिस पे पूरा पारसी कल्चर यहाँ पर बना था। तो गुजरात गवर्नमेंट जो है तो वैसे आर्किटेक्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने पॉलिसीज निकाली है कि जैसे उदवाड़ा है तो उसको 2 जोन में बांटा गया, हेरिटेज जोन और फिर अदर जोन। हेरिटेज जोन में कोई भी जो पारसी आर्किटेक्चर है उसके साथ छेड़छाड़ और उसको डेमोलिश करना और वो सब चीज़ परमिसेबल नहीं है। जो आर्कियोलॉजी हो या फिर उनके काफ़ी एक्सपर्टीज के साथ उसको रिस्टोर करके उसको संजोग के रखना है, बेसिकली वो है। और बाकी पारसियों के लिए और उनके लिए जो है अलग अलग गुजरात गवर्नमेंट वतन प्रेम योजना और निकालती। किसी को पारसी आर्किटेक्चर में स्कूल बनाना है, पारसी आर्किटेक्चर में कुछ आंगनवाड़ी या हॉस्पिटल बनाना है तो उसमें वो डोनेशन दे सकता है और उसका जो 60% जो डोनेशन है वो गवर्नमेंट बेयर करेगी कॉस्ट और 40% ही वो डोनर देगा तो भी उसके क्रेडिट पे वो चीज़ हॉस्पिटल या वो जो है वो बन सकता है उसके अंदर। तो ऐसी कई सारी योजनाएं हैं जो मतलब वो कर रही है और काम कर रही है पारसीज के लिए। बट पारसीज के लिए आई थिंक आर्किटेक्चर और उससे ज़्यादा बड़ा मुद्दा पॉपुलेशन का है, जो आउट माइग्रेशन हुआ है और वो सारा हुआ है। तो उसके लिए भी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स जो भारत सरकार की है उन्होंने अलग अलग पॉलिसीज बनाई है उसका करने के लिए। बाकी आर्किटेक्चर के लिए और उसके लिए जो है वो अगर हम कोई भी प्रोजेक्ट ऐसा प्रपोज करते हैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म कमेटी से तो गवर्नमेंट एक बहुत ही प्रोएक्टिवली उसका सजेशन मान के हमको अप्रूवल देती है। सर, जैसा कि एक चीज़ देखा जाता है कि अक्सर गांव में बहुत सुख शांति और बहुत अच्छा खुला वातावरण होता है सर, उसके बावजूद लोग आज गांव के लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो शहर की तरफ पलायन कर रहे हैं सर, तो उसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है, क्या मुद्दा है सर? वो एक हो गया है कि सैचुरेशन इन एग्रीकल्चर इनकम और शहरों में सर्विस इकोनॉमी और वो सारी ज़्यादा डेवलप हो रही है और इंडस्ट्रीज़ वगैरह जो है वो शहरी जोन में ज़्यादा आती है। जैसे यहाँ पर भी ये वापी है, वलसाड़ का जोन है, फिर उमरगांव पूरा है। तो गांव से लोग जाते हैं वहाँ पे, काम करने जाते हैं, वहाँ पे रहते हैं क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ की बात है। एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ हो गई हाई एंड की, फिर काम करने की जो अपॉर्चुनिटीज़ हो गई वो बाहर मिल रही है। तो गांव वाले लेवल पे ही अच्छे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ जब तक पैदा नहीं होंगे तब तक वो यूथ बाहर जाएगा। और एक नॉर्मल फिनोमिनन है कि हर कंट्री के अंदर ये होता है कि अर्बनाइजेशन का रेट जो होता है वो बढ़ता है। आज की तारीख में आई बिलीव कि गुजरात का अर्बनाइजेशन 55% से ज़्यादा हो गया होगा। अभी जो नया सेंसस होगा उसमें क्लियर हो जाएगा। तो वो एक कंट्री का डेवलप होने का वो होता है कि एक एग्रीकल्चर के अंदर सेचुरेशन आता है, वहाँ पे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है कि जितने लोग चाहिए उससे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। वो जो एक्स्ट्रा होता है वो पूरा का पूरा इंडस्ट्री या सर्विस सेक्टर में जाता है। तो इंडस्ट्री सर्विस सेक्टर यहाँ पे अच्छा है, उमरगांव में गाँव में इंडस्ट्री है, कई सारे लोग गाँव में ही काम करते हैं, वहीं से अप डाउन करते हैं, इतना प्रॉब्लम यहाँ नहीं है। पर धर्मपुर कपराड़ा में वहाँ पे इंडस्ट्री नहीं क्योंकि फॉरेस्ट और ट्राइबल एरिया है तो रेस्ट्रिक्शन ज़्यादा आ जाते हैं। तो इसकी वजह से वो लोग आउट माइग्रेशन वहाँ पे ज़्यादा होता है। तो ऐसी जहाँ पर सपोर्टिव इकोनॉमी अगर बनाए, जैसे यहाँ पे अब धर्मपुर कपराड़ा में अगर अच्छा टूरिज्म का डेवलप हो जाए, होम स्टेज और डेवलप हो जाए तो नेचुरल ब्यूटी इज अनमैच्ड। और हम स्वच्छ भारत में काफ़ी बड़े स्केल पे एक प्रोजेक्ट लाए हैं यहाँ पर और उसका अभी उसको चालू करने वाले हैं कि काफ़ी कचरा जो पूरा उसके टूरिस्ट प्लेसेस पर वो आ गया है वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाए। ऑलरेडी 50% से ज़्यादा हमने कचरा वो क्लीन कर लिया है और उनको हम सेल कर रहे हैं कचरे को, उससे इनकम भी कमा रही है पंचायत। और वो पूरा अच्छे से टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया, होम स्टे वगैरह डेवलप हो गए तो वहीं पे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी। तो उससे ये आउट माइग्रेशन कम हो जाएगा। बाकी एक हद तक तो आउट माइग्रेशन हो गई क्योंकि इतना अच्छा जितने आज 21st सेंचुरी में हाई लेवल के हेल्थ, एजुकेशन और इनकम अपॉर्चुनिटीज चाहिए वो गाँव में अवेलेबल नहीं है। वो इंक्रीज्ड कॉन्सेंट्रेशन सिटीज में होता है उन चीज़ों का, इसके लिए सिटी में वो होती है। तो इसके लिए थोड़ा बहुत माइग्रेशन का इशू तो रहता ही है। ट्राइबल बेल्ट में वलसाड़ जिला आता है तो यहाँ के जो ट्राइबल है तो उसके लिए सरकार की कौन कौन सी योजनाएं है कि जो आज तक जनता को नहीं पता है, ऐसी कोई योजना? एक आपका लास्ट जो पॉइंट था उसमें एक चीज़ ऐड, जैसे अभी रूरल एरिया में खास करके जो सिटी के पास गाँव आ गए हैं वहाँ से माइग्रेशन ना हो इसके लिए गवर्नमेंट अलग अलग अभी एक जस्ट योजना लेकर आई है। अभी इस महीने उसका सर्कुलर आया, ग्राम उत्थान योजना की जो हेडक्वार्टर वाले गांव हैं जहां पर अभी नगर पालिका नहीं बनी है तो वहां नगर पालिका जैसी फैसिलिटी डेवलप कर दी जाए, अंडरग्राउंड गटर सिस्टम कर दिया जाए, पानी की पाइपलाइन घर घर तक दे दी जाए और वहाँ पे वॉकवेज बनाया जाए, वहाँ पे लेजर टाइम के लिए लोगों गार्डन्स और वो सब बनाए जाए ताकि लोगों को वहीं पर मिल जाए। और ऐसी ये ग्राम उत्थान योजना 10,000+ विलेजेस में भी फर्दर एक्सटेंड करने का प्लान है।
तो ऐसी जो पहले एक रूरल मिशन आया था, रूरल प्लस अर्बन, रूरल मिशन में भी काफ़ी काम हुआ। तो ऐसी कुछ योजनाएं जो है कि ग्रामीण लेवल पे ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, तो वो भी एक माइग्रेशन को अटकाने में मदद करेगा। आपका जो क्वेश्चन था कि ट्राइबल लोगों के लिए गवर्नमेंट जो स्कीम्स लाई और उनको अवेयरनेस नहीं है, तो सबसे बड़ी तो जो है आई थिंक वो फॉरेस्ट राइट एक्ट है। उसके लिए तो काफ़ी अवेयरनेस है, क्योंकि उसमें जिस जंगल ज़मीन पे 2005 पहले से वो लोग 3 पीढ़ी के आसपास खेती करते आ रहे हैं, रहते आ रहे हैं, तो वहाँ पे उस ज़मीन का जो खेड़ने का हक है, उस पर खेती करने का हक है, रहने का हक है, उनका पुश्तैनी हक है, वही ट्राइबल्स को दे दिया जाता है। तो वहाँ पे वो लोग इजीली अपना जीवन उसमें व्यापन कर सकें। उसके बाद में जो ट्राइबल के लिए गुजरात सरकार की योजना है, हर फील्ड में है वैसे, एजुकेशन में अलग से स्कॉलरशिप की स्कीम है ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए, इंक्लूडिंग वकील सहाय है, फॉरेन स्टडी लोन्स हैं, और ये अपना हाई लेवल के एजुकेशन MBBS से लेके उन सब के अंदर कोटाज हैं, और उनके सारे के सारे स्कॉलरशिप्स हैं। हेल्थ के लिए उनका एक अलग से स्कीम्स चलती है, जैसे कोई सिकल सेल अनीमिया है, वो ट्राइबल स्पेसिफिक डिजीज़ है, ऐसा कोई भी डिजीज़ वाला पेशेंट है तो मंथली 2500 गवर्नमेंट डायरेक्टली उसके अकाउंट में देती है। कोई ट्राइबल वाला TB का पेशेंट है, उसको अलग से सहायता मिलती है। तो ऐसी कई सारी योजनाएं हैं जो ट्राइबल डिपार्टमेंट, हर ट्राइबल एरिया में एक प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर होता है ट्राइबल एरिया सब प्लान का, तो उसके अंदर ये ट्राइबल की जितनी भी योजनाएं हैं उसके अंदर अमलीकरण होती है। अब मेरी खुशनसीबी ये है कि वलसाड़ में DDO से पहले जो प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर था वो मैं ही था, तो हमने काफ़ी योजनाओं को ऐसा देखा है जो ट्राइबल की नीचे तक इम्प्लीमेंट हो रही है, और यहाँ पर अवेयरनेस अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा एजुकेशन कोशेंट और वो थोड़ा ज़्यादा है कंपेयर टू द अनडेवलप्ड एरियाज ऑफ इंडिया, कि यहाँ पे ट्राइबल लोगों को अपने राइट्स, अपनी स्कीम्स और वो पता है, और पॉलिटिकली दे आर अवेयर। तो यहाँ पे वो लोग कोई भी योजना आती है तो उसका जल्दी से जल्दी बेनिफिट लेते हैं। अभी लास्ट ईयर 2-3 योजनाएं लॉन्च हुई। माननीय प्रधानमंत्री श्री ने PM जनमन योजना लॉन्च की, आदिम जूथ, प्राइम पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप PVTG के लिए। तो यहाँ पे PVTG के अंदर हिस्टोरिकली सबसे ज़्यादा आवास यहाँ पर मिले। पूरे गुजरात में कुछ 12-13 हज़ार आवास मंजूर हुए थे, उसमें से लगभग 5,000 के आसपास तो खाली वलसाड़ के थे PVTG के अंदर। तो वो अवेयरनेस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है लोगों में। फिर एक धरती आबा कैंपेन लॉन्च हुआ था बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर, ट्राइबल गाँवों को सेचुरेट करने का। तो वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कैंप्स किए गए और आयुष्मान कार्ड और ऐसे बनाए गए, उनको कास्ट सर्टिफिकेट दिए गए। तो अब अवेयरनेस लोगों में बढ़ रहा है, बट पॉलिटिकल फंक्शनरी जहाँ पर ज़्यादा एक्टिव होकर हमको, आप ये भी बोल सकते हैं कि हमको परेशान करते हैं, बट वो अच्छा परेशान करना होता है, बिकॉज दे प्रेशर अस टू, ये सारी योजनाएं एक्चुअली हम जो कर रहे हैं उनके लिए ही कर रहे हैं, लोगों के लिए। वहाँ जाकर अगर 1 दिन के कैंप से नहीं हो रहा है तो 2 दिन करो, 3 दिन करो, ताकि सेचुरेशन पूरा आ जाए। तो जब तक ये अवेयरनेस लोगों में रहेगी तब तक वो ट्राइबल की सारी स्कीम्स का बेनिफिट लोग लेते रहेंगे। सर, ऐसे कुपोषण के जिले में कितने मामले आते हैं और कुपोषण के सामने फाइट करने के लिए सरकार किस तरीके से प्रति होती है? कुपोषण बहुत बड़ा टर्म है, मतलब उसमें 3-4 चीज़ें अलग अलग आती है। सबसे पहला वास्टिंग होता है, उसमें 2 कैटेगरी होती है, सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन और मीडियम एक्यूट माल न्यूट्रिशन, सैम मैम। फिर बाद में एक स्टंटिंग होता है कि हाइट उसकी कम रह गई है, फिर एक अंडर वेट होता है, और एक अनीमिया भी होता है उसके अंदर कि आयरन उसके अंदर कम है। तो ये सारे कुपोषण को मिला के कुपोषण मतलब डिफाइन करते हैं। तो कुपोषण एक ट्राइबल एरिया में थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है, बिकॉज फर्स्ट अवेयरनेस कम है, सेकंड प्रोटीन रिच डाइट कम होती है, थोड़ा कल्चरल इशू उनका रहा है इसके लिए। अभी जैसे मैंने ज्वाइन किया था तब सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन के लगभग 1700 केसेस थे यहाँ पर, उस ईयर में 1700 आए थे। अब 2 साल से हम यहाँ पे काफ़ी इफेक्टिव कैंपेन एक कर रहे हैं कि लोग, आंगनवाड़ी वर्कर्स को, सरपंचेस को, ग्राम पंचायतों को इन्वॉल्व करके कि भाई आपको प्रोटीन में ये खाने का देना है, आपको कि दही में इतना होता है, इसमें इतना होता है, वेज आइटम, नॉन वेज आइटम, या आप जो खाते हो आपके डेली यूज में आपके साथ इतना अवेलेबल है। ट्राइबल में एक होता है जिसको अपन इंग्लिश में ड्रम स्टिक बोलते हैं, यहाँ पे उसको सरगवो बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, सरगवो या मोरिंगा, सरगवा का सिंग, हाँ सरगवा का सिंग, सरगवा और मोरिंगा बोलते हैं। काफी प्रोटीन रिच है और उनको आइडिया नहीं है, तो हमने बोला इसको डेली डाइट में आप इंक्लूड कर लो, इसकी चटनी को इंक्लूड कर लो, ये इंक्लूड कर लो, बट ये आप रोज खाओ। और साथ में यहाँ पे जो अभी क्रेज वो बढ़ रहा है, अर्बन जो अपना क्या बोलते हैं वेफर्स और कोल्ड ड्रिंक्स का बढ़ रहा है, उसको कम करने को मतलब बोला कि आप कम कीजिए, और आयरन और उसके टैबलेट्स दिए, मल्टीविटामिन के टैबलेट्स दिए, एल्बेंडाजोल एक आता है एंटी मतलब डीवर्मिंग के लिए, वो दिया जाता है टाइम पे। तो ये पूरा एक इंटेंसिव कैंपेन चलाया हमने, लगभग 1 साल के अंदर 60% माल न्यूट्रिशन कम कर दिया। आज की तारीख में वो आंकड़ा 750 पे आ गया है, जो अपना 1600 से ज़्यादा था। तो ये फिगर वो क्योंकि तभी पॉसिबल है कि हम यहाँ से कुछ करें। सरकार ने तो कब से ये पेपर पे मतलब वो कर रखा है कि ये प्रोविजन होना चाहिए, पर नीचे वाले लोगों में हमारा सिर्फ एक ऑफिसर जाके वो इम्प्लीमेंट कर देगा, इससे पॉसिबल नहीं होगा। पूरे गांव में जब अवेयरनेस आ जाएगी कि गांव के बच्चे डेवलप होंगे, तो
तो ये गांव का ब्रेन डेवलप होगा और ये लोग गांव के लिए इनकम लेकर आएंगे, ये लोग फ्यूचर में गांव को डेवलप करेंगे। जहाँ जहाँ पे अवेयरनेस है वहाँ पे सरपंच, पूरी पंचायत एक्टिवली इन्वॉल्व होकर काम कर रहे हैं और बहुत ही रैपिड रिजल्ट वहाँ पे कुपोषण में देखने को मिलते हैं। तो कुपोषण ट्राइबल एरिया में बहुत बड़ा मुद्दा है, यहाँ पर ही नहीं पूरे इंडिया में आप देखेंगे ट्राइबल के इंडिकेटर्स कुपोषण में आपको लास्ट मिलेंगे। बट काफी जल्दी से प्रोग्रेस इसमें पॉसिबल है क्योंकि अब हेल्थ की टीम एक्टिव है। अब नया एक पोषण संगम अभियान आया है, तो उसके अंदर हेल्थ, ICDS, एजुकेशन, सबको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को साथ में मिलकर काम करना है। हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यहाँ से रैंडम टीम्स भेजते हैं मॉनिटरिंग के लिए। किसी भी आंगनबाड़ी में 4 से ज्यादा बच्चे अगर कुपोषित हैं, वहाँ पे ऑफिसर हमारा जाके देखता है खरेखर वो कुपोषित है या डेटा उनका गलत डाला गया है या फिर उनको पता ही नहीं है कि क्या खाना है और क्या सिरप या फिर क्या उनको टैबलेट्स लेनी है। फिर हमारे एजुकेशन यहाँ पे हेल्थ के जो टीम्स काम कर रही है CMTC में, वहाँ पे मैं ध्यान रखते हैं कि 15-15 दिन बच्चों को एडमिट करके उनका कुपोषण वहाँ ठीक करके फिर उनको घर भेजा जाए। हमने हर आंगनबाड़ी में प्रोटीन चार्ट लगाया है ताकि वो खुद से पढ़ ले कि हमारे एक दिन के खाने में इतना प्रोटीन आना चाहिए। तो WHO की गाइडलाइन है, वेट के हिसाब से 0.8 ग्राम टू 1 ग्राम पर किलो ऑफ द प्रोटीन उनको मिलना चाहिए। तो उसमें खुद ही सरवाड़ा करके देख लेते हैं सम करके इतना हमारा हुआ कि नहीं। तो क्यूरियोसिटी भी बढ़ रही है। तो ऐसे करके हम कुपोषण को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, जैसे एक मामला सबसे ज़्यादा बहुत इफेक्टिव और बहुत मुद्दा उस पड़ा उसका कि लाइक जैसे किशोरावस्था में जो गर्भपात होते हैं, गर्भधारण होते हैं सर, टीनेजर प्रेगनेंसी, सर उसके वलसाड़ जिले में कितने केसेस थे और लाइक उसके चीज़ों के लिए कितने अवेयरनेस अपनी तरफ से होते, कोई प्रोग्राम ऐसे होते हैं क्या? क्योंकि जैसे ट्राइबल एरिया होता है तो वहाँ पे एजुकेशन इतना ना होने के कारण लोगों में इतनी समझ नहीं रहती है सर। वलसाड़ जिला मतलब न्यूमेरिकली हाईएस्ट नंबर ऑफ टीनेज प्रेगनेंट मदर्स आर फ्रॉम वलसाड़। इट्स अ शेमफुल थिंग टू एडमिट, बट वो है यहाँ पर कि टीनेज मदर का मतलब परसेंटेज में 1-2 डिस्ट्रिक्ट आगे हैं कि नंबर ऑफ मदर्स, परसेंटेज ऑफ वुमेन हु आर लेस देन 18 हु आर प्रेग्नेंट, तो वो शायद 1-2 जिले के ज़्यादा है। बट टोटल नंबर के ऊपर क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है ट्राइबल की, यहाँ पे धर्मपुर कपराड़ा में ये फिगर बहुत ज़्यादा है। हमने ज्वाइन किया था, मालूम पड़ा कि यहाँ पर तो डेथ भी हो रही है ऐसे टीनेज मदर्स की। तो सबसे पहला हमारा काम था कि डेथ को रोकना, क्योंकि 1 साल में वो केसेस तो हम जीरो नहीं कर पाएंगे उनकी शादी के, क्योंकि यहाँ पे क्या कल्चरल प्रैक्टिस है। यहाँ पे क्या वो शादी नहीं करते हैं, साथ में रहना चालू कर देते हैं। ट्राइबल यहाँ पे लोकल कोंकणी लैंग्वेज में उसको चांदलो बोलते हैं कि वो करके साथ में रहना चालू कर दिया उन्होंने। कई गाँव में मैं ऐसा जाता हूँ जहाँ पे मुझे ऐसा देखने को मिलता है कि बाप की और बेटे की शादी एक साथ हो रही है, और तभी उसने चांदला किया था, शादी की नहीं थी, साथ में रहना चालू कर दिया, बच्चा हो गया, अब उस बच्चे की शादी हो रही है तो बच्चा और बाप साथ में शादी कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसे केसेस भी है। तो सबसे पहले हमने हेल्थ की टीम को अलर्ट किया और यहाँ पे NGOs काम कर रही है बहुत सारी ऐसे ट्राइबल एरिया में, जो उनके साथ में उन्हीं के लोगों के साथ में मिलकर करती है काम। तो हमने इनको इन्वॉल्व किया कि पुलिस एक्शन लेने जाएंगे तो ऐसा हो सकता है कि वो हमको बताना ही छोड़ दे कि हमारे यहाँ पे केसेस आए या हैं, तो उस केस में मदर की रिस्क और बढ़ जाएगी। उसको एंड मोमेंट पे हेल्प नहीं मिली, मेडिकल केयर नहीं मिली, तो डेथ होने का चांस बहुत ज़्यादा है, बच्चे के भी उस मदर के भी। तो पहले यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को हमने हर गांव में एक बुयू समिति बनाई। बुयू इज द लोकल टर्म फॉर द टीनेज गर्ल, एडोलसेंट गर्ल, कि वो गांव में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी कि हम ये चीज़ नहीं होने देंगे, प्रेग्नेंट नहीं होने देंगे, हम 18 से पहले शादी नहीं होने देंगे। कई गांव में मेरे को 2-3 गांव यहाँ पे सुथारपाड़ा और ऐसे जो नासिक बॉर्डर पे हैं, वहाँ से ऐसी स्टोरीज भेजी मुझे सरपंचेज ने और बुयू कमेटी के हेड्स ने कि हमारे यहाँ पे ये लोग आए थे शादी फिक्स करने को और ऐसा करने को, उनको मालूम पड़ा तो गांव ने विरोध किया और वो कैंसिल करके फिर वो भाग गए वो लोग वहाँ से। तो ये काफ़ी एक इफेक्टिव है। तो उसमें डर यही है कि उन लोगों को ये डर है कि हम सामने से आए, कुछ एक्शन ना हो, कुछ वो ना हो। अब पॉक्सो के अंदर में भी और लीगल एज ऑफ कंसेंट भी अबव 18 है, तो इसके लिए एक वो रिस्क रहता है पॉक्सो के केस काउंट पे। पर हमारा ये रहता है कि देखो पहले तो आपको मदर की जान बचाना जरूरी है, और टीनेज मदर का इनका मतलब सेंचुरीज ओल्ड कस्टम है ये पूरा। तो हम एक दिन में उसको तोड़ देंगे या फिर एक दिन में वो पूरा चला जाएगा, ऐसा नहीं है। वो तो आपको एजुकेट करना पड़ेगा लोगों को कि 18 से पहले आप कर रहे हो तो बच्चे के मानसिक डेवलपमेंट पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। वो बच्चा शायद किसी डिफॉर्मिटी के साथ पैदा हो, चांसेस ज्यादा है, क्योंकि अंडरवेट भी होगी वो मदर 18 से कम की है। तो वो फिर उनको हम काउंसलिंग करते हैं कई सारे केसेस में, फिर वो MTP करवाते हैं या फिर वो पोस्टपोन करते हैं अपनी प्रेगनेंसी। तो अब वो जो डेथ थी टीनेज मदर की, अब वो आई एम वेरी हैप्पी टू रिपोर्ट कि इस साल 0 हो गई है। इस साल टीनेज मदर की डेथ हमने नहीं होने दी उसके कारण, क्योंकि नीचे से 100% रजिस्ट्रेशन करना हमारा एम था कि कोई भी ऐसी है तो पहले उसको सिस्टम में ले आओ, फिर वहाँ पे काउंसलिंग उसकी बराबर करो। अगर वो MTP नहीं कराती है तो उनका एटलीस्ट डिलीवरी सिविल हॉस्पिटल या फिर किसी बहुत ही हाई लेवल के जहाँ पे फैसिलिटीज अवेलेबल है वहाँ पर हो। यहाँ पे श्रीमद राजचंद्र हॉस्पिटल है, श्री विनोबा भावे हॉस्पिटल है, वहाँ पे होती है, तो उनके बचने के चांस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। फिर उनके थ्रू हम दूसरों में काउंसलिंग करवाते हैं कि ऐसा केस में तुमको रिस्क बहुत बढ़ जाएगा, ये नहीं करना है।
तो ये ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ेगा इसमें। सर, हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का एक स्वप्न था कि भारत एक स्वच्छ होना चाहिए, और उन्हीं के सपने को साकार करने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान की योजना लागू की। तो सर, क्या वास्तव में स्वच्छ भारत अभियान की योजना के लिए कितनी ग्रांट आती है, और वो जमीनी स्तर पर अभी भी कहीं ना कहीं वो योजना पूर्ण रूप से लागू नहीं हुई है, तो उसमें क्या असर हो सकता है? स्वच्छ भारत अभियान जो है ना, तो वो पहला तो ये एक कम्युनिटी लेड इनिशिएटिव है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने कह दिया करना है इसलिए करना है। ये पूरे कम्युनिटी मांगी कि अब खुले में शौच नहीं होना चाहिए। अब ये बात तो अपन क्लियरली देख सकते हैं 2015 में कितने टॉयलेट्स थे और 2025 में कितने हैं। हमारे लगभग सारे गांव गुजरात में तो ओडीएफ फ्री है, मतलब कि अब ओपन डेफिकेशन यहाँ पर नहीं होता है, और टॉयलेट सारी के सारी जगह बन चुके हैं। अभी भी कोई नया घर बना रहा है, पुराना तोड़ के अप्रूवल कर रहा है, रिक्वेस्ट हमारे पास में आती है, हम अप्रूवल देते हैं। तो ग्रांट की इसमें प्रॉब्लम नहीं रहती है। मतलब उसके अंदर अलग अलग लिक्विड वेस्ट और सॉलिड वेस्ट के लिए पर पर्सन के हिसाब से एसपीएम में ग्रांट के प्रोविजन है। कुछ ग्रांट, कुछ बड़े कोई गांव है वहाँ पे 660 पर पर्सन पर, मतलब विलेज के हिसाब से ग्रांट होती है। एलडब्ल्यूएम के लिए, एसडब्ल्यूएम के लिए अलग फिगर होता है। तो ऐसे ग्रांट का इतना इशू नहीं आता है उसमें। पर इशू का है लोगों का सिविक सेंस, डेली हैबिट बदलने में। तो यहाँ पर हमने अभियान जब चालू किया, सेग्रीगेशन शेड चालू करवाए, 1-1.5 महीना चला, 2 महीना चला, फिर कुछ नीचे टैक्स का प्रॉब्लम हुआ या फिर मेंटेनेंस का प्रॉब्लम हुआ व्हीकल के, तो बंद हो गया, और लोगों ने भी फिर उसको सीरियसली नहीं लिया। तो लोग जब अवेयर है कि हमको अपना सराउंडिंग क्लीन चाहिए, तो वो गांव क्लीन रहता है। आपने गांव का नाम लिया था पहले, नारगोल। तो नारगोल ने काफी बड़े लेवल पे इसको पब्लिक इनिशिएटिव किया। यहाँ पे कंपनी काम करती है अतौल फाउंडेशन, उसके साथ हमने 100 विलेजेस में टाई अप कराया। बेसिकली इतना कॉस्ट इफेक्टिव है। एक खाली सीमेंट का जो बोरा होता है उसके ऊपर हैंडल लगा दिया, 10 रुपए का पड़ता है, 10-11 रुपए हर घर में वो दिया कि सूखा कचरा जो भी हो वो इसमें डालना है आपको। बिना कचरा आप अपने पशुपालन में यूज ले लो, आप उसका खाद बना लो, वो चलेगा। सूखा कचरा इसमें इकट्ठा करके डालो, जब व्हीकल आएगा तब उसको दे देना। तो वहां पे वो लोगों ने चालू कर दिया रखना। तो वहां पे फिर वो व्हीकल भी पंचायत को हमने किसी न किसी ग्रांट से अवेलेबल करा दिया। तो वहां पे सेग्रीगेशन शेड बन के चालू हो गया। तो ऐसे मोर देन 100 विलेजेस में आज सेग्रीगेशन शेड चालू है। तो ये कचरा सारा जिला पंचायत पैसा देकर खरीदेगी ग्राम पंचायत से, उसको पैसा मिलेगा। ऑलरेडी इंडिया के 3-4 स्टेट में मॉडल किसी जिले में काम कर रहा है, पर वो पूरा डिस्ट्रिक्ट को कवर करे ऐसा मॉडल अब तक एक भी नहीं हुआ। हमने यहाँ पे पूरा डिस्ट्रिक्ट कवर कर ले, मेरे ध्यान में नहीं है, तो यहाँ पर पूरा डिस्ट्रिक्ट कवर कर ले, ये ऐसा हम एक मॉडल बना रहे हैं कि 458 गांव हमारे बचे हैं आज। तो वो पूरे के पूरे हर गांव पंचायत अपना कचरा बेच के पैसा कमाए, और हर गांव के अंदर ये पीपल में अवेयरनेस हो जाए कि भाई सराउंडिंग साफ रखनी है। क्योंकि अब मैं देखो, आज सुबह में आ रहा था हाईवे से, जब रिटर्न हो रहा था यहाँ पे ऑफिस में, तब किसी ने गाड़ी का कांच खोला और कचरा बाहर डाल दिया। अब उस गाड़ी को अपन हाईवे पे कैसे रोकेंगे, या फिर क्या वो बॉटल या कुछ भी जो उसने डाला है उसको साफ करने के लिए कोई ना कोई राउंड एक 7 दिन में एक बार हाईवे की क्लीनिंग का करना पड़ेगा, और वो सब। अब ये चीज इतनी क्लियर है, गाड़ी में एक छोटा डस्टबिन में रखता हूँ, कुछ भी होता है कचरा मैं उसमें डाल देता हूँ, ऊपर वाली जेब है उसमें थोड़ा डाल दिया, जब डस्टबिन आया तो उसमें डाल दिया। तो ऐसी बेसिक हैबिट्स लोग रखने लग जाएं तो ऑटोमेटिकली स्वच्छ भारत की इम्पैक्ट बहुत बढ़ जाएगा। बाकी ऑलरेडी अगर ये अभियान नहीं होता तो आज हम और बेकार परिस्थिति में होते, ये तो एकदम तय बात है। क्योंकि खुले में शौच ही इतना बड़ा प्रॉब्लम था, महिलाओं की मतलब पूरी डिग्निटी का क्वेश्चन था, वो अपना पूरा एक ह्यूमैनिटी के ऊपर सवाल था वो कि 21वीं सदी में ये सब चल रहा है। तो वो चीज़ अब चली गई है। अब बात है विजिबल क्लीनलीनेस की, कि जहाँ दिखे वहाँ सफाई होनी चाहिए। तो वहाँ पे सरकार अपनी तरफ से 100% करेगी। सिटीजन्स की तरफ से जो एक्सपेक्टेड है वो जहाँ जहाँ से मिलता रहेगा, आपको वो गांव क्लीन दिखता रहेगा। आप आज नारगोल बीच का विजिट लीजिए, तो बीच इटसेल्फ इज वेरी क्लीन, पूरा गांव क्लीन है वो, क्योंकि वहाँ पे लोगों को पता है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ऐसे हमारे पास वलसाड़ जिले में एटलीस्ट 40-50-60 मॉडल गाँव है, जहाँ पे आप विजिट कीजिए, आपको रोड के बाहर, शॉप के बाहर और घर के बाहर कचरा नहीं मिलेगा। तो वो चीज़ अब जहाँ जहाँ अवेयरनेस आएगी वैसे वैसे पूरा का पूरा फैलता जाएगा। सर, जैसे कि अपना वलसाड़ जिला ग्रीनरी और अच्छे वातावरण के लिए भी जाना जाता है, दूसरी तरफ अपने वलसाड़ जिले में केमिकल इंडस्ट्रीज और उद्योग भी बढ़ रहे हैं, ठीक है, जिससे पोल्यूशन भी फैल रहा है। तो सर, इस दोनों चीज़ों को बैलेंस करने के लिए सर हमारी तरफ से क्या कदम उठाए जा सकते हैं? दोनों का अपना अपना एक जगह है। देखो, एनवायरनमेंट के साथ ही ग्रोथ करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं, ये पूरे वर्ल्ड में स्वीकार लिया। इंडिया की गवर्नमेंट इज वेरी प्रोएक्टिव कि 1 इंच भी फॉरेस्ट या गोचर कम नहीं हो सकता। वो अगर आपको करना है तो अल्टरनेटिव फॉरेस्ट आपको देना पड़ेगा, अल्टरनेटिव फॉरेस्ट रिजर्व करना पड़ेगा, फिर ही बाद में आप वो यूज कर सकते हो। तो पॉलिसी लेवल पे तो गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पूरा का पूरा क्लियर है। और केमिकल इंडस्ट्री की बात रही तो यहाँ पे जैसे एक बेल्ट है पूरा, जैसे ऊपर भरूच में है
और यहाँ पर वापी में है, वापी का और दमन का थोड़ा बेल्ट है जहाँ पे ये केमिकल बिजनेस का होता है। तो यहाँ पर काफ़ी एक वो नॉर्म्स बनाए गए हैं कि ऑरेंज और रेड कैटेगरी के इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल्स की वो ऐसे डिस्पोज ना करें। कई सारे केसेस पहले आते थे कि ऐसे अनरेगुलेट, अब क्या हुआ है कि यहाँ पे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट भी इतना प्रोएक्टिव है कि इन्होंने CETP बना दिए, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स है। तो वो पूरा का पूरा केमिकल वेस्ट उसमें जाता है, वहाँ ट्रीट होता है और वहाँ से डिस्चार्ज होता है। अभी इन्होंने नई योजना भी मंजूर की है कि डीप सी में वो लोग पूरा का पूरा ट्रीटेड वेस्ट जो होता है उसको वहाँ पर डीप सी में एक पर्टिकुलर डेप्थ पे वगैरह छोड़ेंगे, मतलब ऐसा। और उसके बाद में 2-3 और इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे अप्रूव किए हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का अब प्रॉब्लम गवर्नमेंट की साइड से जो था, मतलब वो अब रिजॉल्व हो रहा है, अब उसमें प्रॉब्लम नहीं है। पर इसकी डिमांड एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है क्योंकि जिस चीज़ में यूज़ होता है प्लास्टिक्स में, फिर इंडस्ट्रियल प्लास्टिक्स में और इंडस्ट्रियल केमिकल्स में, स्पेशलिटी केमिकल्स में, उन सब की डिमांड बढ़ रही है। इसके लिए यहाँ पे इंडस्ट्री बढ़ रही है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है। वो अपने आप में अच्छी बात है, पर उसको अभी ये पूरा एरिया अलग है, लाइक जंगल विस्तार जो है वहाँ पर तो ये चीज़ अलाउड ही नहीं है। धर्मपुर का परेड़ा में आपको कोई भी केमिकल इंडस्ट्री नहीं मिलेगी, वो चीज़ अलाउड ही नहीं है। पर यहाँ पर भी अब फॉरेस्ट कवर जो होता है, आप देखिए अब वापी में भी काफ़ी ग्रीनरी है, सिटी इटसेल्फ इज अ ग्रीन। वो इंडस्ट्रियल एरिया जो है वहाँ पर भी वो लोग अपना अपना धीरे धीरे मतलब ऐसे मैनेज कर रहे हैं कि ग्रीनरी का और उसका परसेंटेज जो है वो कम नहीं होना चाहिए एंड एयर ब्रीदेबल रहनी चाहिए, मतलब ऐसा। तो उसके लिए जो नॉर्म्स है CPCB के और अपने उसके, अगर वो पूरा उसको फॉलो करेंगे तो अब उसमें मतलब सक्सेस कर पाएंगे। तो सवाल है वो UPSC और GPSC से थोड़ा सा मिलता जुलता है। आपको एक सर निबंध लिखना है, द आइकॉनिक विलेजेस ऑफ गुजरात, कि एक आदर्श गांव कैसा होना चाहिए और वास्तविक रूप में वो गांव वैसा होना चाहिए, तो सर क्या लिखोगे? अच्छा, आपने थोड़ा PSC डेज की याद दिला दी। मतलब आइकॉनिक विलेजेस में क्या है ना, देखो, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है और सेकंड जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं बेसिकली, और वहाँ का एनवायरनमेंट। तो ये तीन चीज़ मिलके पूरा गांव बनाती है। नेचुरल उसका एनवायरनमेंट कैसा है, सेकंड वहाँ पे कितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजुकेशन, हेल्थ, रोड्स वगैरह उस सबका कैसा है, कनेक्टिविटी, और तीसरा वहाँ के लोग कैसे हैं। तो बेसिकली फर्स्ट तो आइकॉनिक वो होगा जहाँ पे हर महीने ग्राम सभा मिले और ग्राम सभा में सारे एल्डर्स लोग मिलके बैठे कि ये महीने गांव में क्या है, फ्यूचर अपने गांव का क्या है, और वो डिस्कस करें, डिसीजन ले गांव के बारे में कि ये चीज़ हमको चाहिए कि नहीं चाहिए, यहाँ पर ये प्रोजेक्ट आ रहा है, ये करना है कि नहीं करना है, इसको परमिशन देनी कि नहीं देनी अपना घर बड़ा करने की, इसको रोड के ऊपर इसने थोड़ा एनक्रोचमेंट कर लिया, इसको हटाना है कि नहीं हटाना है, गोचर दबाण के लिए क्या करना है। ये सारी पावर ग्राम पंचायत की है और वो ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बॉडी नियमित मिले और कुछ भी ऐसा पानी से लेते हो सारे जो इश्यूज हैं वो डिस्कस करें। पैसा और जो पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया कानून है और पंचायत एक्सटेंशन पंचायत का जो कानून है, पंचायत एक्ट, उसमें पंचायतों को काफ़ी पावर दी गई है ग्राम पंचायत को। तो वो ये चीज़ मिलके करे और उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर की अच्छे से जोगवाई करे, पानी और जो बेसिकली देखो आप, जो सिटीजन होता है उसको क्या, बर्थ सर्टिफिकेट से लेके डेथ सर्टिफिकेट तक का जो जर्नी है, मैरिज सर्टिफिकेट होगा, स्कूल का LC होगा, उसका इनकम का सर्टिफिकेट होगा, उसका रेजिडेंस का सर्टिफिकेट होगा, फिर उसको घर में इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन होगा, गटर कनेक्शन होगा, पानी का कनेक्शन होगा, स्कूल का एडमिशन होगा, आंगनवाड़ी का एडमिशन होगा, फिर ये सारी की सारी चीज़ें सब ग्राम पंचायत करती है। एट द एंड मतलब वो सारा ग्राम पंचायत में और सिटी में नगर पालिका करती है। तो सरकार जो अपन बोलते हैं ना, सरकार तो बड़ा पॉलिसी मेकिंग और उस लेवल की चीज़ है जो डेली पर्सन को टच करती है जिंदगी, वो सारी की सारी ग्राम पंचायत के थ्रू हो रही है। अगर वो लोग डेली टाइम से वहाँ पे हाजिर रहेंगे, लोगों का जवाब, ग्रीवेंस जो भी है उसका रिप्लाई करेंगे, तो वो विलेज ऑटोमेटिकली आइकॉनिक बन जाएगा। मतलब उसके लिए कुछ बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत ही बड़ा कुछ आइकॉनिक करने की जरूरत नहीं है कि इतना बड़ा यहाँ पे प्रोजेक्ट लेकर आए हैं। नॉर्मल वे में भी अगर मतलब वो करते हैं तो वो आइकॉनिक बन ही जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे विलेजेस ऑलरेडी वलसाड़ में ऐसे हैं, सरोंडा आप बोल रहे थे, फिर हड़मतमाल धर्मपुर में है, ऐसे 5-6 विलेजेस हैं जिनमें सेल्फ सस्टेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, नारगोल है। तो वो लोग क्लीनलीनेस अच्छी कर रहे हैं, मीटिंग्स रेगुलर करते हैं, लोग वहाँ के पॉलिटिकली चार्ज अप है, एंगेज रहते हैं, एक दूसरे की टांग खींचने में नहीं रहते। वो मतलब गांव का कंटिन्यूड प्रोग्रेस है तो जो सरपंच का अपोज करने वाला है वो भी सहयोग दे देता है कि नहीं ये चीज़ गांव में होनी चाहिए। तो ये जहाँ पर गांव है वो गांव आइकॉनिक है, जहाँ पे अंदर काफ़ी ज़्यादा विवाद हो जाता है गाँव में, फिर वो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होते हुए भी वो गांव आइकॉनिक हो नहीं पाता, उसको हम कम कर सके। सर आपके DDO के पद की जर्नी में ऐसी मज़ेदार घटना घटी हो? मैं कच्छ में असिस्टेंट कलेक्टर पोस्टेड था, तब वहाँ के एक एक्स कलेक्टर आए थे वहाँ पर कच्छ के अंदर। तो उन्होंने एक कराई थी कि मतलब बताई थी कि उनका DDO वाला टेन्योर जो था, कलेक्टर वाला जो टेन्योर था, उसके अंदर एक वहाँ पे दूर का एक तालुका है, लखपत करके एक तालुका है,
वहां से वो भुज वापस आ रहे थे और रास्ते में एक बूढ़ी माँ ने हाथ दिया था उनको कि मुझे छोड़ दो, मेरा बेटा जो उसका एक्सीडेंट हुआ है भुज में, ये सिविल हॉस्पिटल है वहाँ पे वो एडमिट है, वहाँ उनको जाना है। तो उन्होंने माँ को बिठा लिया अपनी गाड़ी में और फिर वो पूरा लंबा जर्नी के बाद में उनको वहाँ पे छोड़ दिया। तो माँ ने ऐसा ऐसा बोला कि आप कौन हो, मतलब ऐसा करके, तो बोले मैं वलसाड़ कलेक्टर हूँ वगैरह ऐसे करके, सॉरी मैं कच्छ कलेक्टर हूँ ऐसा करके। तो वहाँ पर माँ ने उनको बोला कि बहुत आशीर्वाद दिया कि भगवान तने नेक्स्ट जन्म में तलाटी करे, भगवान तुम्हें नेक्स्ट जन्म में तलाटी बनाए ऐसा करके। क्योंकि उसके लिए कलेक्टर कौन है उसको मालूम ही नहीं, कलेक्टर जिले में बैठता है, वहाँ बैठता है, वो पूरे डिस्ट्रिक्ट का हेड है। उसके लिए तो गांव में तलाटी जो है वो जिसके लिए रोज जाती है अपने काम करने वो करवाने, और उसकी साइन से जो उसके काम हो जाते हैं, मतलब सरकार की सहाय मिल जाती है सब, तो उसके लिए तलाटी भगवान है। तो वो जानती नहीं है डीडीओ कौन है, वो जानती नहीं तलाटी कलेक्टर कौन है ऐसा करके। सर के साथ जुड़कर वलसाड़ जिले के पंचायत के जो भी तलाटी है उनको सर आप क्या संदेश देना चाहोगे? तो अब यही आप ले लो, मैंने अभी जो एग्जांपल दिया कि हम उन गांव वालों के लिए कलेक्टर और डीडीओ बहुत दूर की बात है, उनके लिए तलाटी इज गवर्नमेंट, और हमारे लिए भी तलाटी इज द फेस ऑफ गवर्नमेंट इन द विलेज। आज मुझे कोई भी, अभी मेरे को गांव में विलेज का नुकसानी का सर्वे कराना है, वलसाड़ में कुछ तालुका है जहाँ पे 150 इंच से ज्यादा बरसात होती है पर एनम, मतलब यहाँ पे सीजन के अंदर, तो कई घर डैमेज हो जाते हैं कहीं पे, तो हमको एकदम से उसका एक दिन में सर्वे करके विदिन 48 आवर्स जो एनडीआरएफ की गाइडलाइंस है उसको चुकवनी उसके नुकसान की हो जानी चाहिए, ताकि वो अपना घर रिपेयर कर पाए, ताकि उसका जो लॉस हुआ है जो भी उसकी भरपाई कर पाए। इतने कम टाइम फ्रेम में हमको रिस्पॉन्ड करना है, तो तलाटी हमको वहाँ पर चाहिए, और तलाटी के ऊपर पूरी दुनिया भर की जवाबदारी है, हम जानते हैं, मतलब उसके अंदर तो भी वो इतना अच्छा, मतलब वहाँ पे लोगों का दुआ लेने का जो काम होता है बेसिकली, वो काफ़ी परफेक्ट पोजीशन है उसके लिए, क्योंकि ऐसे ऐसे लोगों को सहाय मिल जाती है जो काफ़ी टाइम से वंचित है, जो खरेखर उनके लिए एलिजिबल थे। यहाँ पे काफ़ी अच्छा काम किया है तलाटियों ने, मतलब मेरे टेन्योर में हमने सैचुरेशन का आंकड़ा कई बढ़ते देखा है। तो मैं यहाँ से बोल रहा हूँ हो जाए ऐसा नहीं होता, नीचे जब तक तलाटी सरपंच मिलके काम नहीं करते तब तक हमको कोई भी योजना का सक्सेस मिलता नहीं है। तो ऑलरेडी जो अच्छा काम कर रहे हैं वो थोड़ा और अच्छे से करें, और कुछ भी मॉनिटरी और भ्रष्टाचार में ना पड़े, क्योंकि बाद में फिर हमको अपना कानून वाला डंडा उठाना पड़ता है, तो वो हमको भी बुरा लगता है, लेकिन वो एक जिम्मेदारी है जो हमको करना ही है, मतलब ऐसा करके। तो वो चीज़ें ना करे, और जो लोगों का काम करने का उनका वो है वो चालू रखे, तो काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस। सर वलसाड़ जिले में कभी आपको डंडा उठाने की नौबत आई है ऐसी तलाटियों के ऊपर? कई बार किया है, मतलब ऐसा, मतलब तलाटी सरपंच के हमारे पास फरियाद आती रहती है, आते ही हम नहीं कर लेते डंडा उठा, उसका एक प्रोसीजर सेट है कि एटलीस्ट एक इंक्वायरी होनी चाहिए, उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना चाहिए कि भाई तुम्हारे अगेंस्ट में ये कंप्लेंट हुई है और ये तुम्हारे अगेंस्ट में एविडेंस आया है, तो उसके सामने तुम्हारा क्या जवाब है। और मेजोरिटी केसेस में, बेसिकली 60-70% केसेस में किसी मोटिवेटेड इंडिविजुअल ने वो दरखास्त की होती है कि उसका कोई पर्सनल काम नहीं किया होता है या कुछ ऐसा, तो वो हम देखते हैं कि सरकारी ट्रेजरी को और उसको कोई नुकसान नहीं हुआ। मेन वो है कि नाणाकीय उचापत जिसको बोलते हैं, कि ग्राम पंचायत के फंड को या सरकार को कोई नुकसान नहीं हुआ, मेन हमारा ये तय करना रहता है। फिर प्रोसीजरल इरेगुलरिटीज और वो उन सब पे बात आती है, तो उसके बेसिस पे हम उसका जो बोलते हैं उसको डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग वो चलाते हैं और फिर उसके ऊपर डिसीजन लेते हैं। तो तलाटीज को सस्पेंड हुए हैं यहाँ पर, उनके अगेंस्ट हमने कुछ लीगल एक्शन भी लिए हैं, कुछ सरपंचेस को, कई सारे सरपंचेस को पद से दूर किया है, बॉडी को सुपरसीड किया है, तो वो सारी चीज़ें होती रहती है, बट वंस इन ए वाइल, मतलब ऐसा ज़्यादा लार्ज स्केल पर नहीं है, बट कभी कभार बताना ज़रूरी हो जाता है कि नहीं सरकार इसमें एक्टिव है और ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। सर कई बार जैसे कि अभी तो बात हो गई तलाटियों की, लेकिन इसके मैंने ऐसे कई केसेस देखे उमरगाम तालुके में भी, जिनमें सरपंचों का बहुत बड़ा रोल रहता है कि वो गांव का भला तो नहीं करने के लिए जीतते, लेकिन वो अपने भले के लिए वो लोग पूरी ताकत लगा देते हैं। उसके लिए फिर हमारे पास अलग अलग टूल्स अवेलेबल है। और आपने जो सरपंचेस की बात की, तो उमरगाम के कई सरपंच उस पर हमने इसी के लिए एक्शन लिया कि एक बार हमारे पास इंक्वायरी में स्पष्ट हो जाता है कि इसने पर्टिकुलर इस फंड में खुद को फायदा पहुंचाया है या किसी नॉन पर्सनली खुद के नॉन को या किसी के उसको फायदा पहुंचाया है, तो उसके बेसिस पे हम उसको सेक्शन 30, 57, 59 ये 3 मेन सेक्शन है पंचायत एक्ट में उसके ऊपर कार्यवाही करने के लिए, तो वो नोटिस देकर हम उसके ऊपर कार्यवाही चालू कर देते हैं। फिर वो भी कहीं कहीं से कुछ प्रेशर कराने के लिए फोन कराते हैं, बट उनको बोल ही जाता है कि इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं, क्वाजी जुडिशियल ये चीज़ है, और जो चीज़ ऑन रिकॉर्ड आ गई है उसके बेसिस पर डिसीजन होगा। हमारे डिसीजन के सामने अपील करनी है तो ऊपर जाए, या मतलब यहाँ से डीसी ऑफिस में या फिर कोर्ट में जाए, वहाँ पे जो करना हो मतलब वो करे उसके जाकर। हमारे यहाँ पर जो एक बार हमारे अधिकारी ने रिपोर्ट दे दी है उसके बेसिस पर ही हम लेंगे। और उमरगाम में थिंग इज डिफरेंट, मतलब वो सरकारी योजनाओं में कम करते हैं, उनका एक्चुअली जो मुझे मतलब फीडबैक मिला था वहाँ पे कंपनियां कई सारी आ गई है, मतलब आई थिंक मोर देन 1200 कंपनीज हैव
कम इन लास्ट डेकेड इन उमरगांव, अधिकतर मुंबई की और वहाँ की आई है, उनका भी सेटअप हुई है। तो उनका वैल्यूएशन करना है या फिर उनका टैक्स कलेक्शन करना है, उसके अंदर ऐसा कुछ किसी ने, तो बाय एंड लार्ज तो सब जगह ऐसा तो नहीं है, पर ऐसे केसेस कुछ चुनिंदा गांव है ऐसे कि चुनिंदा गांव जहाँ पर हमको और केसेस सुनने को मिले ऐसे। फिर वहाँ पर हमने टीडीओ हमारे नीचे जो आते हैं उनको डायरेक्शन दिया कि ये इस हिसाब से अपडेट कराइए आकारणी। उसके लिए मैंने अपने पर्सनल साइन से भी लेटर इशू किए थे, ऐसा कुछ सुनने में आया है तो ये 2-3 गाँव के अंदर ऐसा कुछ है तो आप चेक कर लो, इफ इट इज ट्रू तो आप उसको अपडेट करके आप एज पर रूल्स ले आओ। मतलब और सबसे बड़ा सर एक मुद्दा देखने को मिलता है जो महिला सरपंच होती है एक्चुअली में, तो उनके जो सरपंच पति है वही सरपंच होते हैं एक्चुअली में। सरपंच वाला, हाँ, सरपंच पति वाला सबसे ज्यादा मैंने चीजें देखी है कि वो महिला को तो कुछ नॉलेज नहीं, लेकिन सरपंच पति सरपंच बन के घूमते और गांव में लोग सरपंच के नाम से उनको जानते थे। अभी ये कम होता जा रहा है ये चीज, मतलब पहले तो बहुत ही ज्यादा था क्योंकि फीमेल लिटरेसी कम थी, तो जब उसको कॉन्फिडेंस ही नहीं है तब मतलब क्या करेगा यहाँ पे। मैं एक भुज में जो मेरा एक किस्सा था कि वहाँ पर एक स्टेज फंक्शन में मैं बैठा हुआ था, तो मेरे साथ में अभी जो यहाँ पर कलेक्टर है वो तब डीडीओ हुआ करते थे। अब वहाँ पे हमारे जो कलेक्टर थे वो मैम थे, हमारे बहुत कलेक्टर मैम थे वहाँ पर, और जो स्पीकर थे वो भी एक फीमेल थे, मतलब स्पीकर ऑफ द असेंबली जो है गुजरात के, तो तब वो एमएलए भुज हुआ करते थे मैडम, तो वो थे। और फिर हमारे जिला पंचायत प्रमुख और तालुका पंचायत प्रमुख थे, वो दोनों भी फीमेल थे। तो पूरे उसके ऊपर 6-7 चेयर्स लगी हुई थी फ्रंट रो में, उसमें 5 फीमेल थी और हम 2 मेल थे, तो वी वर फीलिंग लेफ्ट आउट, मतलब ऐसा यहाँ पर। एंड दैट वाज ए गुड फीलिंग कि फीमेल एम्पावरमेंट स्टेज पर इतना साफ देखने को मिल रहा है। एंड ऑल वेरी एबल एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड एबल डिसीजन टेकर्स, उसमें से उन लॉट में से कोई भी ऐसा नहीं था कि जहाँ पे पति वाला माहौल हो। तो बेसिकली ये थिंग ऐसी है कि अब जैसे भारत सरकार भी वो नियम ले आई है अभी 2029 आई थिंक डिलिमिटेशन के बाद वो हो जाएगा 33% ऑफ द एमएलएज एंड एमपीज शुड बी विमेन, मतलब ऐसा करके। तो अब उसमें जहाँ पे विमेन आर एजुकेटेड तो उसका खुद का एक आइडेंटिटी बन जाता है, फिर वो अलाउ ही नहीं करती है, तो मतलब वो पति को उस सब में इंटरफेयर करने को, उसका करने को, उसका सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं मानता वो चीज का। तो एक ही इसका तोड़ यही है। हमने तो जैसे मीटिंग में जाते हैं तो सबसे फर्स्ट अनाउंसमेंट हमको ये करना पड़ता है कि सरपंच हो वो सब हो, वो बैठे सरपंच पति और जितने भी मतलब ऐसे अनइलेक्टेड वे में जो आ गए हैं जानकार की तरफ से, मतलब ऐसा। अब तो सरपंच पति का सुना होगा मैंने, तो सरपंच दामाद सरपंच भतीजे ऐसे भी देखे हुए, मतलब ऐसा। तो ऐसी मीटिंग में आ जाते हैं तो उनको पहले बाहर करना पड़ता है और टीडीओ को बोलना और इनके सबके ऊपर एक्शन लो या फिर उनको बाहर कर दो कि ये अपने ऑफिस में नहीं आने चाहिए। फिर बाद में उनको समझाते हैं कि देखो ये आपका डिसीजन है, कुछ आपके साइन से कुछ होता है तो इम्पैक्ट आप पे आएगा। सही बात चीज है। और सेकेंडली कि आपको पता है गाँव का बेसिकली अभी सीरीज आई है पंचायत अमेजन प्राइम पे, उसमें एक वो सीन है कि वो महिला होती है पर पहले उसका पति पूरा कर रहा होता है। और एक एपिसोड ऐसा था जिसमें वो डिसीजन ले लेती है कि एडमिनिस्ट्रेशन इतनी हार्ड चीज नहीं है, मुझे पता है लोगों की डिमांड क्या है, मुझे पता है सरकारी योजना क्या है, मुझे पता है कि इनकी बात वहां तक कैसे पहुंचानी है और मुझे पता है इनकी योजना यहाँ तक कैसे पहुंचानी, इसके अलावा काम क्या है। झंडे को सैल्यूट करके जनगण मन गाना है, वो ट्वाइस इन ईयर करना है, दैट इज अ वेरी इजी थिंग, वो तो प्रोसीजरल थिंग होगी। बाकी तो जो डेली वाला वो है वो तो काफी इजी है, एडमिनिस्ट्रेशन में पति की जयूल ली जाए इतनी जरूरी नहीं है। तो ये जहाँ जहाँ पर फीलिंग आ गई वहाँ पे तो ऑटोमेटिकली बाहर हो गए लोग, बट ऐसे कुछ हैं जहाँ पे अभी भी हमको एक्शन लेना पड़ता है, मतलब उसके अंदर। तो वहाँ पर अवेयरनेस एंड एजुकेशन इज द ओनली वे आउट। ऐसे सर कुछ छोटे छोटे सवाल है जो गांव में से जब एक सरकारी अधिकारी की गाड़ी जाती है तो छोटा बच्चा या कोई सोचते हैं कि भाई अधिकारी की लाइफ कैसी होगी। तो सर आपकी भी पर्सनल लाइफ को छूने वाले कुछ 2-4 सवाल है मेरे। तो सर जैसे आपका पसंदीदा गाना कौन सा है? बेसिकली होते हैं शिव जी वाले और वो सब, आजकल काफ़ी अच्छा एक चल रहा है, मॉडर्न रैप सॉन्ग्स बन रहे हैं विद ह्यूमन, मतलब हिंदू स्पिरिचुअलिटी, जैन स्पिरिचुअलिटी, ऐसा वो सब बन रहे हैं सॉन्ग्स। तो ये मेरे को इंस्ट्रूमेंटल भी भगवान वाले जो होते हैं तो वो सुनना पसंद, तो सुबह उठ के मैं वो सुनता हूँ ताकि थोड़ा मॉडर्न टच भी मिल जाए और थोड़ा स्पिरिचुअलिटी भी रिफ्रेश हो जाए। सर आपका फेवरेट किताब कौन सा है? किताब मैंने 2018 मतलब जब मेरा यूपीएससी का फेस चल रहा था तब थोड़ा डाउन में गया था, तब मैंने एक किताब है पावर ऑफ नाउ करके, एक आई थिंक जर्मन ऑथर है, अब तो वो कनाडा में रहते हैं, एकार्ट टोल करके, तो उनकी एक बुक है द पावर ऑफ नाउ। उसमें काफ़ी कुछ हिंदी स्पिरिचुअलिटी, आपको हिंदू स्पिरिचुअलिटी मिल जाएगा, प्रेजेंट मोमेंट में रहने का, मतलब उसका बेसिकली वो पूरा मैसेज है। वो मेरी 5-6 बार पढ़ ली मैंने वो किताब। तो सर जैसे लोगों को मोबाइल के बगैर चलता है, तो सर आपकी सबसे पहले सुबह उठने के बाद पहली हैबिट मोबाइल चेक करने की है? वो है बिल्कुल। आप मतलब मेरी वाइफ की सबसे पहली कंप्लेंट और मेरी सबसे पहली आदत यही है कि फोन चेक करना। मतलब ऐसा अब मैं ट्राई कर रहा हूँ कि उसको कम करूँ, काफी पहले से कम हुआ है, बट अभी भी
वो एक मसल मेमोरी बन गई है, वो उठ के चेक करना। मैं किसी सोशल मीडिया पे नहीं, ना फेसबुक, ना इंस्टाग्राम, ना ट्विटर, ना स्नैपचैट, कुछ नहीं। ऑफिशियल जो होता है व्हाट्सएप, उसको रीज़न के लिए यूज़ करते हैं। बाकी उसके अलावा मेरा न्यूज़ से और ब्लॉग्स काफ़ी हैं, जो सिक्योरिटी इंडिया की, नेशनल सिक्योरिटी इंडिया की, इकोनॉमी पे कुछ लोग ब्लॉग्स लिखते हैं और वीडियोस बनाते हैं, वो मैं देखता हूँ। तो उसकी भी हैबिट मुझे कम करनी है अभी। तो एक पर्टिकुलर टाइम डिसाइड किया डे में, तब थोड़ा ज़्यादा कर लूँगा, उसके बाद कम करना है थोड़ा वो। सर आपका फेवरेट खाना कौन सा है? राजस्थानी तो मतलब दाल बाटी चूरमा तो है ही है, दाल बाटी चूरमा फर्स्ट प्रेफरेंस है। अब तो गुजराती भी, मतलब वाइफ गुजराती है मेरी, तो काफ़ी राजस्थानी गुजराती मिक्स मतलब अभी हो गया है। लेकिन फेवरेट में दाल बाटी चूरमा और अपनी जो सब्जियां हैं, मतलब बेसिकली राजस्थान की, वो हम खाते हैं। मतलब तो सर राजस्थान तीखे के मामले में जाना जाता है और गुजराती है मीठे के मामले में। तो सर क्या कॉम्प्लिकेशन आती है, घर में दाल मीठी बन रही है? दोनों चीज चाहिए लाइफ में, मतलब एक चीज ज्यादा हो जाती तो भी अच्छा नहीं लगता। तो मिक्स चलता रहता है। एंड माय वाइफ इज मतलब हेल्पफुल काफी उस मामले में, कि हम दोनों उसके क्यूजीन और मेरा जो है काफी मैच कर जाता है, मतलब ऐसा। और वो मुझे भी हेल्प करती है सिखाने में कि खाना कैसे बनाते हैं और सब करते हैं, ताकि वो चाहती कि मैं, वो तो इंडिपेंडेंट है ही है, शी इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो मैं भी इंडिपेंडेंट बनूं। कभी वो ना हो तो ऐसा ना हो कि मेरी गाड़ी अटक जाए। तो उसने कुछ इमरजेंसी में चीजें बना के खाने का और वो सब सिखाया है तो मुझे। मतलब आता है आपको खाना बनाना? हाँ, थोड़ा बहुत आता है मुझे। तो दाल चावल या मैगी? वो तो पहले आता है, वो हॉस्टल लाइफ में सीख लिया था वो। ओके। वो बस ये, और उससे पहले जब मैं हॉस्टल में था स्कूल में, तो इतना इमरजेंसी तभी सीख लिया था। ओके। अभी थोड़ा और एडवांस उसमें सीखा है। सर आज के लिए अंतिम सवाल पूछना चाहूंगा मैं कि सर आगे अब जो भी पोस्टिंग होगी तो सर क्या लगता है कि आपको वलसाड़ की यादें आएगी सर यहाँ पे? हाँ बिल्कुल है। यहाँ पर मुझे एक्चुअली 2.5 ईयर हो चुका है। पहले मैं प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर था, फिर मैं यहाँ पर डीडीओ बना। लोग काफ़ी अच्छे हैं, वातावरण काफ़ी अच्छा और साफ है, क्योंकि यहाँ पे सी दरिया आ जाता है, इस साइड जंगल पूरा विस्तार है, तो उस मामले में काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट है। पर वलसाड़ में खास करके मेरे एक्चुअली 6 months अगो आई बिकेम अ फादर, तो मुझे मेरा पुत्र रत्न की जो प्राप्ति हुई यहीं से हुई, तो वो हमेशा याद रहेगा, मतलब एक पोर्शन। और सेकंड, जो डीडीओ में यहाँ पे सीखा है, और खास करके जो स्वच्छता के लिए, माइल न्यूट्रिशन के लिए जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के प्रोजेक्ट लिए और इतना अच्छा रिजल्ट अभी देखने को मिल रहा है, तो वो काफ़ी मोटिवेट करता है कि एक ट्राइबल एरिया के अंदर आप जा रहे हो और मैं गाँव आंगनबाड़ी में जाता हूँ और एक मदर खुश होकर बताती है ना कि मेरे बच्चे का वजन इतना बढ़ गया, 1 महीने में इतना बढ़ गया, दैट इज अ डिफरेंट फीलिंग, कि मतलब आपने कुछ इंटरवेंशन किया और एंड में उसका पॉजिटिव देखने को मिल रहा है।